हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्या होता है कि एक या दो तीन आर्टिकल कम से कम पेपर में आ ही जाते हैं। तो कम से कम ये मान के चलते हैं कि एक आर्टिकल तो हमें यहाँ से मिल ही जाएगा, एक अनुच्छेद यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहला बात करते हैं कि हम लोग आर्टिकल 1 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? तो आर्टिकल 1 में बात करें तो आपको भी पता है कि भारत क्या है। भारत अगर देखा जाए तो कई राज्यों से मिलकर बना होता है। भारत किससे मिलकर बना है? कई राज्यों से मिलकर बना है। तो आर्टिकल 1 में ये बताया गया भारत राज्यों का क्या है? संघ है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 1 के बारे में क्या कहते हैं, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 1 में बताया गया भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अब आर्टिकल यानी 1 में क्या बताया गया? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अगर आर्टिकल को लिया जाए, आर्टिकल नंबर 2, किस आर्टिकल की बात करें? आर्टिकल नंबर 2 के बारे में बात करें तो आपको पता है कि जो भारत है, अगर हम रफली बात करें तो अगर भारत के बारे में देखा जाए तो आपको पता है कि भारत में कई क्या आते हैं? राज्य आते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत अकेला पूरा है, इसमें कई राज्य आएंगे। और आपको सबसे पहला पता है जैसे कि बाउंड्री हम लोगों ने बना लिया अगर रफली ऐसे, तो अब रफली अगर मैंने देखा है तो ऐसे इंडिया का मैप बना लिया गया। और इसमें अगर देखा जाए तो क्या है? इसमें अगर देख रहे हैं तो इसमें कई राज्य को प्रवेश कराना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? कई राज्यों को प्रवेश। सबसे पहला पॉइंट आ गया, भारत क्या है? कई राज्यों का संघ है। यानी आर्टिकल 1 बताया, अनुच्छेद 1 में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा आर्टिकल में हम लोग क्या करेंगे? राज्य को क्या कराएंगे? इसके अंदर राज्यों का क्या कराएंगे? प्रवेश कराएंगे। इसमें क्या कराएंगे? राज्यों का प्रवेश। तो एक हिसाब से क्या कराया गया? राज्यों का प्रवेश। तो यानी कि आर्टिकल 2 में क्या बताया गया? राज्यों के प्रवेश, यानी कि राज्यों का प्रवेश या स्थापना से रिलेटेड कौन सा? आर्टिकल नंबर 2। फिर से मैं बात कर रहा हूं, आर्टिकल 1 क्या कहा गया? आर्टिकल 1 बताया गया भारत राज्यों का क्या है? संघ है। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया? आर्टिकल 2 में बताया गया कि भारत में राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अब आपको पता चल गया कि अगर हम बात करें कि भारत में राज्यों का तो प्रवेश हमने करा दिया, तो जब राज्य में प्रवेश कराएंगे तो जो राज्यों का क्या करना पड़ेगा? हमें निर्माण करना पड़ेगा और उनकी सीमा भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन कितनी है। जैसे अगर बात करें, जैसे ये मान लीजिए क्या है, एक गुजरात है एक हिस्सा, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे ये मध्य प्रदेश मान लेते हैं तो आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि जो राज्य आपने बना रखे उसके राज्य का निर्माण और उसकी सीमा, यानी राज्यों के निर्धारण, यानी राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्धारण, राज्यों की सीमा और उनके नामों में परिवर्तन, ये किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 3 में। तो फिर से सुनिए, आर्टिकल 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों का निर्माण एवं राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या राज्य की सीमाओं या नामों में राज्य के क्या परिवर्तन। आर्टिकल 3 में सारे आर्टिकल की बात नहीं करेंगे हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को ही पढ़ेंगे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 6 की तरफ। किस आर्टिकल की तरफ चलते हैं? आर्टिकल 6 में। तो आर्टिकल 6 क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहला काम क्या हो गया? भारत कई राज्यों का क्या है? संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या हो गया? राज्य को हम लोगों ने प्रवेश कराया, स्थापना की। अनुच्छेद 3 में हम लोगों ने क्या किया कि राज्यों की सीमा निर्धारण की और सीमा निर्धारण के साथ साथ राज्यों की स्थापना या निर्माण किया। उसके बाद अगर उनके राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 को बात कर रहा है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि भैया देखिए, अब राज्य जब बन गए तो इसके अंदर क्या आएंगे? बाहर के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? चारों तरफ से लोग आएंगे, बाहर के लोग। तो अभी जो बाहर से आ रहे हैं भारत में रहने के लिए, तो उनके नागरिकता का प्रावधान होगा। यानी कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों, यानी भारत में जो भी व्यक्ति बाहर से प्रवेश करेगा उनके नागरिकता का प्रावधान है। यानी भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता
हालांकि अगर बात करें नागरिकता का बात करें यानी इंडियन सिटीजनशिप की बात करें, तो नागरिकता का बात अगर करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 5 से 11 तक, यानी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, इंडियन सिटीजनशिप का प्रावधान है। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है कि भारत में आने वाले व्यक्तियों की क्या नागरिकता, यानी कि जो बाहर से व्यक्ति भारत में आते हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल में, 6 में। तो अब इसको याद कैसे करें, तो आपको पता है कि 6 का मतलब क्या हुआ, 6 को अगर देखा जाए तो क्या कर रहे हैं, बाहर से अगर कोई आएगा तो अपना जगह छोड़ के ही तो आएगा, तो 6 से छोड़ के, यानी छोड़ के मतलब अपनी जगह को जब छोड़ के आएंगे कहां प्रवेश करेंगे, भारत में, तो उनके नागरिकता का प्रावधान क्या कहलाएगा, आर्टिकल 6 में दिया गया है। आर्टिकल 6 के बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है 11 तक क्या है कि इंडियन सिटीजनशिप्स। अब बात आती है आर्टिकल 12। तो आपको पता है कि भारत में कई राज्य हैं, कितने राज्य हैं भारत में, तो जैसा कि अभी पता है आपको भारत में 28 राज्य हैं और हर राज्यों की क्या है, एक अपनी अलग अलग परिभाषा है। जैसे राजस्थान का अलग परिभाषा है, ठीक, भारत का दक्षिण यानी इधर का भाग, इसका प्रायद्वीपीय भाग, इसका अलग परिभाषा है, ठीक है, उत्तर का मैदान, ठीक, पूर्वोत्तर भारत, तो हर किसी की अपनी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग परिभाषा है। तो राज्यों की परिभाषा क्या है, बहुत ही बड़ी है। तो बड़ा का मतलब 12, तो राज्यों की परिभाषा बहुत ही बड़ा है, इसका मतलब आर्टिकल 12। तो फिर से सुनिए, अनुच्छेद 1 में बताया गया भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 2 में बताया गया कि राज्यों का प्रवेश, ठीक, अनुच्छेद 3 में बताया गया राज्यों की स्थापना, राज्यों की सीमा का निर्धारण और राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में बताया गया। उसके बाद हम लोगों ने जिक्र किया अनुच्छेद 6 का, आर्टिकल 6 का। तो 6 का मतलब छोड़ करके, यानी भारत में वो लोग जो अपने स्थान को छोड़ करके भारत में प्रवेश करेंगे तो उन्हें नागरिकता का प्रदान होगा, उनके लिए रहेगा। तो भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक। अब जैसा कि पता है कि नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 12, तो अलग अलग राज्य हैं भारत में, जैसा कि 28 राज्य हैं, तो राज्यों की परिभाषा क्या है, बहुत ही बड़ा है। तो यानी इसका मतलब अनुच्छेद 12 में बताया गया राज्यों के परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 12 के बाद अगर चले तो अनुच्छेद 14, जैसा कि हमने कहा है सारे आर्टिकल एक तरफ से हमें नहीं पढ़ने, हमें उन्हीं को ध्यान रखना है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 14 के बारे में बात करें तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें 1 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है। तो 1 और 4 का क्या मतलब है, अगर इसको सही से पढ़ा जाए, हम चारों एक हैं। अब हम चारों कौन, अगर एक हिसाब से देखा जाए हम चारों एक कौन होंगे, तो भाई हम 4 में क्या होता है, अक्सर हम बात करते हैं चारों में, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो यानी ये चारों, हम चारों एक कब होंगे, जब हमको क्या मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा। हम सभी को अगर समान अधिकार दिए जाएं तो इसका मतलब हम चारों एक हो गए। तो अभी आर्टिकल 4 और 1 यानी कि 1 और 4 हम सब एक हैं जब वो चारों को समान अधिकार मिल गया। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि आर्टिकल 14 में किसकी बात की गई, समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अनुच्छेद 14 के बारे में बात करें तो हम चारों को क्या मिला, समान अधिकार मिला, यानी हम चारों एक हैं। तो आर्टिकल 14 कैसे याद करोगे, 1 और 4 यानी हम चारों एक हो गए कब, जब हमें समानता का अधिकार मिला। यानी अनुच्छेद 14 में किसका जिक्र है, समानता का अधिकार। आर्टिकल 17 की बात करें, अनुच्छेद 17, तो 17 में देखिए क्या दिख रहा है, 1 और ये लिखा है 7। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम एक साथ, यानी 7 का मतलब क्या हो गया 7, 1 का मतलब क्या हो गया 1, यानी हम एक साथ मिलकर ही क्या कर सकते हैं, अस्पृश्यता का अंत कर सकते हैं। कौन सी चीज का, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, क्या होता है, अनटचेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, हम अकेले नहीं, कभी भी हम अकेले ही नहीं छुआछूत का अंत कर सकते, हम सब एक साथ मिलकर, क्या कर सकते हैं, अस्पृश्यता का अंत कर सकते हैं, यानी छुआछूत का अंत कर सकते हैं। तो अब आर्टिकल 17 पता चल गया, हम
सब एक साथ मिलकर, एक साथ का मतलब क्या हो गया, आर्टिकल 17, एक साथ का मतलब क्या हो गया 17। अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत, यानी हम सब एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, छुआछूत का अंत कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया, राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया, राज्यों के निर्माण, सीमा का निर्धारण और राज्यों के नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 6 में क्या बताया गया, आर्टिकल 6 में बताया गया, अनुच्छेद 6 में कि 6 का मतलब छोड़ के आना, यानी भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। 6 का मतलब छोड़ के आना, तो भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6 में बताया गया। हालांकि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इंडियन सिटीजनशिप का प्रावधान है, यानी भारत की नागरिकता से संबंधित है। उसके बाद बात किया हम लोगों ने आर्टिकल 12, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 का मतलब जैसा कि पता है, भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, तो हर राज्य की अपनी एक अलग अलग परिभाषा है। तो राज्यों की परिभाषा क्या है, बहुत ही बड़ा है। तो अनुच्छेद 12 का मतलब क्या हो गया, अनुच्छेद 12 का मतलब राज्यों की परिभाषा बहुत बड़ा है, तो इसलिए अनुच्छेद 12 हो गया। तो 12 से 12। आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14, कैसे हम लोगों ने एनालिसिस किया कि हम सब एक हैं, कौन, चारों, तो 1 और 4 क्या मिल गया, 14, यानी आर्टिकल 14। तो हम सब एक कब होंगे, जब हमें समानता का अधिकार दिया जाएगा, यानी समान अधिकार। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर्टिकल 14 में किसका बात किया गया, समानता का अधिकार। आर्टिकल 17 क्या कहता है, हम अकेले नहीं, एक साथ, 1 और 7, 1 और 7 का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 7, यानी हम सब एक साथ मिलकर अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर सकते हैं। तो आर्टिकल 17 में क्या बताया गया, अस्पृश्यता के बारे में बताया गया, यानी हम सब एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में यह प्रावधान दिया गया कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया, यानी कि बोलने की आजादी दी गई। अनुच्छेद 19 में, अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें क्या किया गया, बोलने का प्रावधान दिया गया। आर्टिकल 19 यानी कि बोलने की आजादी। अब अगर इसको देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ, अगर कहीं 1 बना हुआ और ये 9 है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई भी इंसान किसके सामने खड़ा हो जाए, ये माइक लग रहा है, जैसे कहीं पे देखिए स्पीच जब देते हैं तो ये क्या चीज बन गया, ये माइक हो गया। अब ये माइक के सामने जब खड़ा है तो इसको बोलने का क्या है, पूरा अधिकार है। तो यानी हमारे बोलने की आजादी यानी कि फ्रीडम टू स्पीच, तो इसमें बताया गया अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के बाद अगर बात करें तो अब देखिए, तो आपको पता है कि मीडिया भी आया, तो पहले मनुष्य आया, तो पहले मनुष्य को बोलने की आजादी दी गई, बाद में मीडिया आ गया, यानी प्रेस आया, तो उसको भी बोलने की आजादी दी गई। तो वो किसमें दिया जाएगा, बोलने की आजादी अनुच्छेद 19 में है। तो इस वजह से 19A यानी कि आर्टिकल 19A में, अनुच्छेद 19A में बोलने की क्या दी गई, मीडिया को भी बोलने की आजादी दी गई, यानी अनुच्छेद 19A में। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 21, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया, प्राणदैहिक अधिकार, यानी यहां पर हमारे राइट टू लाइफ की बात है, यानी जीवन से संबंधित बात है। एक मनुष्य को क्या क्या चाहिए जीवन में, जाहिर सी बात है, वो पहला तो एक शिक्षा का अधिकार चाहिए उसे, क्योंकि अगर मनुष्य शिक्षित नहीं होगा तो उसके चरित्र का निर्माण अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर देखा जाए अनुच्छेद 21 में प्राणदैहिक का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 21A में एक अधिकार दिया गया, वो अधिकार क्या है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, यानी हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A में। यानी अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो वो क्या करता, आयु 6 से लेकर यानी 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु का बच्चा है तो उसे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, यानी कि राइट टू एजुकेशन, उसी में आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ा दिया गया। इसी में ही क्या है कि कोई भी मनुष्य पुलिस से निस्वार्थ सेवा ले सकता है, उसको अच्छा स्वास्थ्य यानी कि अच्छा वातावरण यानी कि अच्छा समाज, यानी कि कुल मिला के एक हिसाब से बात करें आर्टिकल 21 जो एक मनुष्य को
अच्छा जीवन जीने के लिए सिखाता है। इसके बाद अब बात करते हैं आर्टिकल 23 का। देखिए इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, आर्टिकल 23 और 24 के लिए हम लोग कोई ट्रिक की बात नहीं करेंगे, तो इसमें भी अपने आप में एक ट्रिक है। जो ट्रिक ना बताया जाए तो वो भी अपने आप में एक ट्रिक है कि 23 और 24 का कोई ट्रिक हम लोगों ने नहीं बताया। आर्टिकल 23 में क्या कहता है, आर्टिकल 23 में ये बताया गया कि जब भी बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 23 की, तो इसमें क्या किया गया, मानव दुर्व्यापार के बारे में बताया गया, यानी कि मानव दुर्व्यापार से संबंधित है आर्टिकल 23। किसके बारे में, मानव दुर्व्यापार। ठीक, तो आपको बताया गया कि मानव दुर्व्यापार से रिलेटेड क्या है, आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 में बोला गया कि जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए क्या किया गया, मना किया गया, यानी ऐसी जगह जहां पर बच्चों को क्या होगा, खतरा होगा, वो आर्टिकल 24 में, यानी बालाश्रम के बारे में बात किया गया। बालाश्रम का मतलब क्या हो गया कि ऐसी जगह जहां पे चाइल्ड लेबर को क्या है, निषेध करा गया है, यानी कि ऐसी जगह जहां पे उन बच्चों का कोई भी खतरा हो सकता है, जैसे कि कोई प्राइवेट फैक्ट्री, टॉक्सिक फैक्ट्री, तो कारखाने जहां बड़े बड़े औजार होते हैं। तो आर्टिकल 24 में बालाश्रम के बारे में बताया गया, यानी कि ऐसी जगह जहां उन बच्चों को क्या हो, खतरा हो, वहां पे काम करने से मना किया गया आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 के बाद अगर बात करें तो आर्टिकल 40 में चलते हैं। किसमें चलते हैं, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 को अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये 4 है, और अगर जीरो को कैलकुलेटर में देखते होगे तो ऐसा शेप दिखता होगा। अगर जीरो को कैलकुलेटर में देखें तो जीरो का कैलकुलेटर में शेप कैसा रहेगा, इस तरीके का रहेगा। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए जीरो, तो जीरो का मतलब क्या हो गया, अगर एक देखा जाए तो ये क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है। किस शेप में बना हुआ है, रेक्टेंगल, यानी कि आयत। तो इसका मतलब क्या हो गया, आयत में कितनी साइडें होती हैं, 4। आयत में अगर देखा जाए कितनी साइडें होती हैं, 4। तो इसको बोलते हैं पंचायत। क्या बोलेंगे, पंचायत। तो यानी कि अगर जब भी हम इसके बारे में बताएंगे तो ये किस शेप में आ रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कैलकुलेटर में जीरो, तो कैलकुलेटर में जीरो यानी आयत, यानी रेक्टेंगल। तो आयत में 4 साइडें हैं, ये 4 साइडों से मिलकर बना है। इसका मतलब आर्टिकल 40 में पंचायत के बारे में बताया गया कि ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 के बाद हम लोग चलते हैं 45, आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 का मतलब अगर देखा जाए तो 45 को क्या पढ़ सकते हैं, 45, यानी क्या मतलब 45। 45 का मतलब पिता ने लिया। पिता ने क्या लिया, पिता ने बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार लिया, वो भी निःशुल्क। तो यानी आर्टिकल 45 में बताया गया, अनुच्छेद 45 में, कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। अब देखिए आर्टिकल 21 में भी ये अधिकार बढ़ाया गया, लेकिन आर्टिकल 45 में पहले से था, लेकिन आर्टिकल 21A में कर देने से ये क्या हो गया है, ये हमारा मूल अधिकार हो गया। पहले ये मूल अधिकार नहीं था, लेकिन जब 21A में ये प्रावधान दे दिया गया तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स बन गया, यानी हमारा मूल अधिकार बन गया। तो आर्टिकल 45 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 45 में ये बताया गया 45, यानी कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, आर्टिकल 45। उसके बाद आगे आर्टिकल किसके बारे में बात करें, 48। तो ये 48 है, यानी आर्टिकल 48 हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं, 48। क्या पढ़ते हैं, 48। तो अगर आपको देखा जाए 48, तो 48 किससे संबंधित है, 48 से। तो यानी आर्टिकल 48 में क्या बताया गया कि याद रखिएगा कृषि एवं पशुपालन से। अब इसको कैसे याद करेंगे, 48 मतलब हरतालिस। तो आपको पता 48 में क्या कहा गया, हरतालिका तीज व्रत कथा एक त्योहार होता है जिसमें महिलाएं क्या करती हैं, अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं ताकि उनके पति का जीवन भी क्या रहे, हरा भरा रहे। तो आपको पता है हरतालिका तीज व्रत कथा, हरतालिका तीज व्रत से क्या होता है, उनके पति की आयु जिंदगी हरी भरी रहती है। तो आर्टिकल 48 में क्या बताया गया कि कृषि, क्योंकि हरा भरा से संबंधित क्या हो सकता है, कृषि। तो यानी कृषि एवं पशुपालन, क्योंकि कृषि तभी हरी भरी हमारी अच्छी से होगी जब उसमें पशुपालन भी रहे, क्योंकि पशु और कृषि एक दूसरे के क्या है, सिम्बायोटिक है, यानी पूरक है। तो आर्टिकल 48 में किसके बारे में प्रावधान किया गया, आर्टिकल 48 में बताया गया कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। आर्टिकल 48 के बारे की बात करें तो आर्टिकल 50 किसके बारे में बात करें, आर्टिकल 50 के बारे में। तो 50, तो बताइए 50 का जिक्र कहां कहां होता है। तो अगर आर्टिकल 50 के बारे में बताएं तो आर्टिकल 50 का क्या मतलब होता है, तो
तो 50 यानी जब भी देखिए क्या करते हैं, 50 का मतलब एक इंग्लिश में बात करें तो 50 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 50। इसका मतलब अगर जब भी कोई दो चीजों में कोई चीज बांटते हैं तो क्या करते हैं भाई, बराबर बराबर बांटना, यानी 50-50 बांट दो, यानी जो पूरी चीज है उसको 50-50 में बांट दो। तो ऐसे ही 50-50 यानी बंटवारा, तो ऐसा ही जिक्र आर्टिकल 50 में है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, यानी कि बंटवारा तो किया गया, यानी पृथककरण मतलब बंटवारा, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण आर्टिकल 50 में किया गया। तो फिर से 50 आर्टिकल में हम लोग बात करें जो इंपॉर्टेंट, तो आर्टिकल 1 फिर से मैं बता देता हूं, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा आर्टिकल, भारत में अगर राज्य हैं तो अब क्या होगा, पहले भारत में राज्यों को प्रवेश कराना पड़ेगा, तो राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 हो गया। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया, आर्टिकल 3 में हुआ राज्य जब आ गए तो उनकी सीमाओं का निर्धारण करना पड़ेगा, उनके नामों में परिवर्तन करना पड़ेगा और राज्य की सीमा का यानी राज्य का निर्माण करना पड़ेगा। इस हिसाब से आर्टिकल 3 में 3 बातें, राज्य का निर्माण, राज्य की सीमा का निर्धारण और राज्य के नाम में परिवर्तन। उसके बाद आर्टिकल हम लोगों ने 6 के बारे में बात किया। आर्टिकल 6 का मतलब, 6 मतलब मैंने ट्रिक बताया था, छोड़ कर आना। तो बाहर से अगर छोड़ के आएंगे तो कहाँ आएंगे, भारत में आएंगे, तो भारत में आएंगे तो राज्य में रहेंगे किसी ना किसी, तो यानी कि भारत में आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान है, यानी जो भी व्यक्ति बाहर से भारत में आएगा उसके नागरिकता का प्रावधान है, यानी इंडियन सिटीजनशिप। तो हालांकि 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका प्रावधान है, भारत में आने वाले, भारत में की नागरिकता का प्रावधान है, यानी इंडियन सिटीजनशिप। और अनुच्छेद 6 में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल 12 में बताया, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, क्योंकि हमारे यहाँ कई राज्य हैं उनकी परिभाषा अलग अलग है, तो राज्यों की परिभाषा क्या है, बहुत ही बड़ा है, वो अनुच्छेद 12 में बताया। अनुच्छेद 14 का मतलब हम सब एक हैं, कौन, वो चारों, तो 1 और 4 मिलकर क्या बन गया, अनुच्छेद 14, जिसमें हम सब एक तब होंगे जब हमें समानता का अधिकार दिया जाएगा, यानी राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 में हम लोगों ने क्या कहा, 1 और 7, यानी हम सब एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, अस्पृश्यता का अंत कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 के बाद 19 पे गए। अनुच्छेद 19 में क्या मतलब मैंने बताया, जैसे 1 है तो कोई व्यक्ति है, 9 है तो माइक की तरह लग रहा है, यानी जब भी कोई पर्सन माइक के सामने जाता है तो उसे बोलने का अधिकार होता है, यानी राइट टू स्पीच, यानी कि उसे बोलने की आजादी। तो आपको पता है पहले व्यक्ति आता है, उसके बाद मीडिया आती है, तो अनुच्छेद 19A में मीडिया को भी यानी प्रेस को भी आजादी दी गई बोलने का। उसके बाद अनुच्छेद 21 का दायरा काफी बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक से संबंधित है, यानी एक जीवन जीने की जो भी चीजें, बेसिक चीजें, उसमें क्या क्या चीजें हैं, अच्छा स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित बातें, मेडिकल हो, उसके बाद पुलिस से निस्वार्थ यानी निःशुल्क सेवा, उसके बाद आपको बताया गया शिक्षा, यानी कि आर्टिकल 21A में बताया गया कि कोई भी मनुष्य है उसको अधिकार है कि वो एजुकेशन को प्राप्त करे, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद बताया गया कि सबसे बड़ा प्रावधान दिया गया कि निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी। अनुच्छेद 21 के बाद 23 में गए हम लोग। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 24 में बालाश्रम के बारे में बताया गया, बाल मजदूरी पर निषेध किया गया। अनुच्छेद 40 में बताया गया, जैसे जीरो के आयत की तरह दिख रहा है, यानी पंचायत, यानी आयत है तो 4 साइडों से मिलकर बन गया, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 45 में मैंने बोला पितालिया, 45, अनुच्छेद 45 को हिंदी में थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया जाए तो 45 हो जाएगा, यानी पिता लिया, तो क्या लिया 45 मतलब शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 48 में मैंने बताया हरतालिका तीज व्रत कथा, यानी इसमें महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज व्रत कथा रखती हैं ताकि उनके पति की आयु क्या हो जाए, दीर्घ आयु बदल जाए। आर्टिकल 48 हो गया, तो इसका मतलब जीवन हरा भरा रहे उनका, यानी कृषि से, हरा भरा कृषि होता है। इसका मतलब आर्टिकल 48 में बताया गया
कृषि एवं पशुपालन का अधिकार। आर्टिकल 50 में क्या दिया गया, आर्टिकल 50 में, 50 का मतलब बंटवारा से संबंधित है, 50-50 बांट दीजिए बोला जाता है। तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण किया गया, बताया गया। अब आर्टिकल 50 के बाद आता है 51। तो आर्टिकल 51 में क्या कहेगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर 50 है, 50 के बाद अगर 51 आ रहा है तो बंटवारे के बाद आ रहा है। किसके बाद आ रहा है, बंटवारे के बाद। तो जब बंटवारा होता है तो जाहिर सी बात है शोर शराबा वहां पे मच रहा होता है। तो शोर शराबा के बाद जाहिर सी बात हर कोई समझदार इंसान क्या कहता है भाई, शांति बनाए रखें। यानी कि आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान दिया गया। आर्टिकल 51 में बताया गया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और जैसा कि पता है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो क्या करे, माहौल को हमेशा शांत बनाए रखे, यानी लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मेंटेन रखे, यानी माहौल को क्या ना करे, अशांति में ना परिवर्तित करे। तो आपको पता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है तो कहीं ना कहीं ये कैसा हो गया, हमारा मूल कर्तव्य हो गया। क्या बन गया, तो यानी इसी के तुरंत बाद 51A में क्या किया गया, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। क्यों, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसका मतलब एक का अधिकार तो है नहीं, ये सभी का है। सभी को अधिकार है कि वो माहौल को क्या बनाए, शांत बना के रखे। तो यानी 51A में एक हिसाब से कहा गया मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 51A के बारे में बात करें बात, उसके बाद आता है आर्टिकल 52, आर्टिकल 52। तो जैसा देखिएगा राष्ट्रपति का जिक्र जो होता है, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, तो वो 62 तक है, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 52 में ये बताया गया, अब जैसे 52 को पढ़ते हैं हिंदी में 52, क्या पढ़ते हैं 52। तो अगर कोई भी विदेशी भारत में आता है और उससे कहा जाए कि भैया बताओ, कहो कि राष्ट्रपति भवन में रहता है, तो वो भवन नहीं बोल पाता है, वो क्या कहता है, राष्ट्रपति भवन में रहता है। भवन को क्या बोलेगा, भवन। इसका मतलब आर्टिकल 52 में ये बताया गया राष्ट्रपति का प्रावधान है। आर्टिकल 52 में बताया गया कि राष्ट्रपति का प्रावधान है, यानी कि आर्टिकल 52 में बताया गया भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में। अब आर्टिकल 52 के बाद बात करें आर्टिकल 54, किसके बारे में बात करें, आर्टिकल 54। तो इसको देखिए पढ़ते 54, क्या पढ़ते हैं 54 हिंदी में। तो आर्टिकल 54 को 54 का मतलब, अब 54 में देखिए चा आ रहा है, 54 में अगर देखें तो क्या आ रहा है, चा आ रहा है। तो चा का मतलब हो गया चुनाव, चा का मतलब हो गया चुनाव। तो आर्टिकल 54, जैसा कि 52 पता है राष्ट्रपति भवन में रहता है, 52 का मतलब 52। उसके बाद अब ये पता चलता है कि भाई राष्ट्रपति कौन होगा, कैसे लिया जाएगा, तो इसके लिए आर्टिकल 54 के बारे में बता गया। 54 का मतलब हो गया चुनाव, यानी राष्ट्रपति पहले से निर्धारित नहीं है, इसका भी क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 54 यानी आर्टिकल 54 मतलब चुनाव। तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातें कही गई है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 के बाद क्या आता है, आर्टिकल 61 यानी आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 को अगर देखें तो आर्टिकल 61 को कैसे याद करेंगे, तो पहले क्या लिखा हुआ है 6, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो अब कैसे पढ़ते हैं, कहते हैं 6-1 का मतलब कि अब 6 का मतलब कब कहते हैं, जब किसी चीज को हटाना होता है या उससे कोई गलती हो गई, तो जब उससे गलत काम कर देता तो उसे बोलते हैं 6। तो इसका मतलब 6-1 मतलब 61, यानी 6 और 1 61। तो 6-1 पर यानी कि भारत का जो एक नागरिक है, कौन नागरिक है भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति। तो 6-1 का मतलब उस पर क्या लगाया गया, महाभियोग का आरोप लगाया गया। यानी कि अगर देखा जाए राष्ट्रपति को हटाना है उसके पद से, तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा, महाभियोग। तो आर्टिकल 61 यानी 6-1 पर, यानी 6-1 मतलब राष्ट्रपति पर। तो आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया राष्ट्रपति के। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 63 क्या मतलब हुआ, अब आर्टिकल 63 इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे 63। तो 6 और 3, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के बाद
किसका नाम आता है? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम कर सकता है, करता है। तो आपको पता है 6-3 यानी कि क्षति हो गई एक हिसाब से। 6-3 का मतलब क्षति। क्षति किसका हो जाए? उपराष्ट्रपति का हो जाए। 6-3 मतलब क्षति। तो क्षति राष्ट्रपति की हो जाने पर उसका जिक्र किसका होगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का जिक्र किसमें है? आर्टिकल 63 में है, यानी 6-3। तो 6-3 का मतलब क्षति। क्षति का मतलब नुकसान हो जाना। जब राष्ट्रपति का क्षति हो गया तो उसमें किसका जिक्र आ गया? उपराष्ट्रपति का। किसका जिक्र आ गया? उपराष्ट्रपति। तो यानी आर्टिकल 63 में किसका जिक्र है? उपराष्ट्रपति का जिक्र है।